वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आज है 18 सितंबर 2020। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। पहला आर्टिकल जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में है। इंडिया ने अभी हाल ही में जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट को एज ऑब्जर्वर ज्वाइन कर लिया है। इसे जेडाह अमेंडमेंट के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले तो आप जिबूती की लोकेशन देख लीजिए। देखिए, ये है अफ्रीका, यहाँ पर है सोमालिया और ये है जिबूती। ठीक है, एक छोटी सी कंट्री है। यहाँ पर देखिए, जिबूती के नॉर्थ में आपको रेड सी मिलेगा और ईस्ट में गल्फ ऑफ एडन मिलेगा। जिबूती की लोकेशन काफ़ी स्ट्रेटजिक है बिकॉज इसी के नज़दीक से होकर एक बहुत बिजी सी रूट जाता है। स्ट्रेट ऑफ बाब एल मंदाब बिल्कुल जिबूती के पास में है। यहाँ पर देखिए स्वेज कनाल है। स्वेज कनाल जो है, यहाँ से स्वेज कनाल जो है वो मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ता है। मतलब जो यूरोप का पूरा ट्रेड है वो इस स्वेज कनाल को क्रॉस करते हुए रेड सी में आता है और रेड सी से होते हुए ये स्ट्रेट ऑफ बाब एल मंदाब से गुजरते हुए गल्फ ऑफ एडन में आता है और फिर ये इंडियन ओशन में एंटर करता है। तो एक बहुत ही बढ़िया सा सी रूट है जो जिबूती के नज़दीक से होकर गुजरता है। दैट्स वाई जिबूती की लोकेशन काफ़ी स्ट्रेटजिक। तो देखिए, ये जो जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट है ये क्या है? ये ग्रुपिंग है। मैरीटाइम मैटर्स पर यहाँ पर बातचीत होती है। उद्देश्य इस ग्रुपिंग का ये है कि जो पायरेसी और आर्म्ड रॉबरी की जाती है शिप्स की, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि रेड सी से होते हुए एक बहुत ही बिजी सी रूट है जो जिबूती से होकर गुजरता है स्ट्रेट ऑफ बाब एल मंदाब से। तो यहाँ से जो शिप्स गुजरते हैं, कई बार पायरेट्स इन्हें लूट लिया करते हैं या फिर हथियारबंद जो रॉबर्स आते हैं वो शिप के ऊपर हमला कर देते हैं। तो वेस्टर्न इंडियन ओशियन में गल्फ ऑफ एडन में, ये देखिए लोकेशन गल्फ ऑफ एडन की है, और रेड सी में, इन जगहों पर आर्म्ड रॉबरी या फिर जो पायरेसी है उसे रोकने के उद्देश्य से इस ग्रुपिंग को तैयार किया गया। तो ये जो ग्रुपिंग है इसे स्टैब्लिश किया गया था 2009 में। इसे कोड ऑफ कंडक्ट या फिर जेडाह अमेंडमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसे स्टैब्लिश किया गया था इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की एजिस में। मेंबर्स 18 मेंबर स्टेट्स हैं इसमें, जिसमें रेड सी, गल्फ ऑफ एडन, जो अफ्रीका का ईस्टर्न कोस्ट है, और इंडियन ओशन में जो कुछ आइलैंड कंट्रीज हैं वो इसकी मेंबर हैं। तो चूंकि इंडिया के पास इसकी परमानेंट मेंबरशिप है नहीं, ऑब्जर्वर स्टेटस अभी इंडिया ने ज्वाइन किया है, तो आपको इनके मेंबर नेशंस के नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ऑब्जर्वर स्टेटस किसे किसे है? इंडिया को, जापान को, नॉर्वे, यूके और यूएस, इन सभी लोगों को ऑब्जर्वर स्टेटस इस ग्रुपिंग में दिया गया है। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो अब्राहम अकॉर्ड के बारे में है। इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ यूएई और बहरीन, इन तीनों लोगों ने मिलकर बहुत ही हिस्टोरिक अब्राहम अकॉर्ड को साइन किया। ये पहला अरब इजरायली पीस डील होगी जो कि 26 सालों के बाद हो रही है। 26 साल पहले जो पीस डील साइन हुई थी वो जॉर्डन के साथ हुई थी, इजराइल की, 1994 में। ठीक है, 26 साल तक कोई भी पीस डील साइन नहीं हुई है। इजराइल और अरब की कंट्रीज जो हैं इनके बीच में अक्सर तलखी रहती है जो कॉज है पैलेस्तीन का, उसको लेकर। चूंकि जो इजराइल है वो पैलेस्तीन की लैंड पर बसाया गया है हिस्टोरिकल एविडेंसेस के बेसिस पर कि पहले ज्यूस यहीं पर रहा करते थे, जिसके बाद जो पैलेस्टीनियंस थे उनका डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसको लेकर अरब कंट्रीज़ ने नाराज़गी जताई और 4 बार इजराइल के ऊपर हमला भी किया। हालांकि इजराइल इन चारों अरब इजराइल वॉर्स में ताकतवर साबित हुआ। इंडिया पैलेस्तीन के कॉज को लेकर हमेशा से सिंपैथेटिक रहा है और उसने पैलेस्तीनियन कॉज का समर्थन किया है। यद्यपि इजराइल के साथ भी इंडिया के संबंध काफ़ी अच्छे रहे हैं। अरब कंट्रीज़ की दुश्मनी हमेशा से इजराइल के साथ रही है, इससे इंडिया को भी अरब कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस को बैलेंस करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती रही है। तो अगर अरब कंट्रीज़ और इजराइल के बीच में संबंध अच्छे होते हैं तो ये डेफिनेटली इंडिया के लिए एक अच्छी बात होगी। मतलब हमें अपने रिलेशंस को बैलेंस करने में ज़्यादा आसानी होगी। ये जो अकॉर्ड है इसके मुताबिक यूएई और बहरीन ये अपनी एम्बेसीज़ को इस्टेब्लिश करेंगे इजराइल में और अपने एम्बेसडर्स को भी एक्सचेंज करेंगे, कोऑपरेट करेंगे इजराइल के साथ कई सारे एरियाज में, लाइक टूरिज्म, ट्रेड, हेल्थ केयर और सिक्योरिटी। इन मुद्दों पर अगर कोऑपरेशन बिल्डअप होता है, देखिए अभी तक डिप्लोमेटिक रिलेशंस इजराइल के केवल 2 देशों के साथ रहे हैं, इजिप्ट के साथ और जॉर्डन के साथ। अब इन 2 और देशों के साथ अगर रिलेशन स्टैब्लिश हो जाएंगे जैसे कि यूएई और बहरीन, तो फिर जो प्रेजेंस है, वो जो लेजिटिमेसी है इजराइल की, वो थोड़ी और स्ट्रांग होगी अरब कंट्रीज़ के बीच में। लोकेशन देखिए, ये यूएई की लोकेशन है, यहाँ पर बहरीन है, एक आइलैंड नेशन है, और यहाँ पर आपको डार्क रेड कलर में इजराइल दिख रहा है। अब ऐसा नहीं है कि अगर यूएई और बहरीन इस बात पर राजी हो गए कि वो इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे तो उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी है। उन्होंने शर्त रखी है। ये जो एग्रीमेंट है
वो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू ने इस बेसिस पर इसको फाइनल किया गया है कि जो अब बेंजामिन नेतान्याहू हैं वो वेस्ट बैंक का जो हिस्सा है उसे एनेक्स नहीं करेंगे। वेस्ट बैंक को लेकर पैलेस्तीन और इजराइल के बीच में काफ़ी लंबे समय से संघर्ष चलता रहा है। वेस्ट बैंक को इजराइल और पैलेस्तीन दोनों ही क्लेम करते हैं और इजराइल थोड़े थोड़े हिस्से पर कैप्चर करने का प्रयास करता है। यद्यपि अब इजराइल इस बात को लेकर सहमत हो गया है कि वो वेस्ट बैंक के किसी भी हिस्से पर कब्जा नहीं करेगा और यही कारण है कि यूएई और बहरीन अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस इजराइल के साथ स्टैब्लिश करने को राजी हो गए। हालांकि पैलेस्टीनियंस को इस बात से नाराजगी होगी, ये बहुत ही स्वाभाविक है, वो इस बात को लेकर अपसेट हैं। इनफैक्ट उन्होंने यूएई के इस डिसीजन को ट्रीजन भी कहा, मतलब धोखेबाजी कही। इसके पहले जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, पीस डील साइन हुई हैं, वो देखिए इजिप्ट की पीस डील साइन हुई थी 1979 में। जब फोर्थ अरब इजराइल वॉर हुआ था तो इजराइल ने सिनाई पेनिनसुला पर कब्जा कर लिया था। ये जो एरिया है ये सिनाई पेनिनसुला का है। देखिए यहाँ पर देखिए, ये इजिप्ट है, ये एरिया सिनाई पेनिनसुला का है, इस पर इजराइल ने कब्जा कर लिया था। तो सिनाई पेनिनसुला लौटाने की शर्त ही यही थी कि इजिप्ट इजराइल को रिकॉग्नाइज करेगा और डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश करेगा। इजिप्ट इस बात पर एग्रीड हो गया था। तो ये रिलेशंस इजिप्ट के स्टैब्लिश हुए थे। फिर 1994 में जॉर्डन ने भी पीस पैक्ट साइन कर लिया था। जो अगला आर्टिकल है वो इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा बिल 2020 के बारे में है। यहाँ पर देखिए राज्यसभा में अभी इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा बिल 2020 पास हो गया है। इसमें 3 इंस्टीट्यूशंस को आपस में मर्ज करके एक इंटीग्रेटेड सेंटर बना दिया जाएगा और उसे नाम दिया जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा। इसे जामनगर गुजरात में स्टैब्लिश किया जाएगा। ये पहला आयुर्वेदा का इंस्टीट्यूट होगा जिसे इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा भी दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या होगा इस इंस्टीट्यूशन का? ऑब्जेक्टिव तो पहला तो ये होगा कि मेडिकल एजुकेशन में जो आयुर्वेदा और फार्मेसी है उसके टीचिंग पैटर्न को डेवलप किया जाए, और दूसरा ये होगा कि जो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं, पर्सनल्स की ट्रेनिंग है आयुर्वेदा की सभी ब्रांचेस में, उनको इंश्योर किया जाए। कंपोजिशन क्या होगा इस इंस्टीट्यूट का? इसमें 15 मेंबर होंगे। आपको सभी को तो याद रखने की आवश्यकता नहीं है। मिनिस्टर ऑफ आयुष इसमें होंगे, दैट्स ट्रू। इसके अलावा 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होंगे। ये भी आप देख लीजिए, सेक्रेटरी ऑफ टेक्निकल हेल्थ, हेड ऑफ आयुर्वेदा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के होंगे। गुजरात की सरकार के जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में सेक्रेटरी हैं वो भी होंगे। डायरेक्टर इंस्टीट्यूट के होंगे, डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा होंगे और कुछ आयुर्वेदा के एक्सपर्ट्स भी होंगे। तो आप ये 2 बातें भी याद रख पाएँ तो इतना काफ़ी होगा। देखिए फंक्शंस इंस्टीट्यूट के क्या होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग्स आयुर्वेदा में इंक्लूडिंग फार्मेसी प्रोवाइड करवाएंगे। कोर्स एंड करिकुलम डेवलप करेंगे अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए आयुर्वेदा के फील्ड में। इंस्टीट्यूशन को जो फंडिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और अदर सोर्सेज से मिलेगी, और जो फंडिंग है उसे ऑडिट किया जा सकेगा कैग के द्वारा, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा। जो अगला आर्टिकल है वो कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में है जिसे G20 के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी कि ग्रुप ऑफ 20 नेशंस के द्वारा। जो दुनिया की 20 थ्राइविंग इकोनॉमीज हैं, ये उनका ग्रुप है G20। उनकी EMM की मीटिंग हुई। EMM स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग। इसकी प्रेसिडेंसी थी वो सऊदी अरेबिया के पास रही। कुछ इनिशिएटिव्स इसमें लॉन्च किए गए। पहला इनिशिएटिव था ग्लोबल इनिशिएटिव टू रिड्यूस लैंड डिग्रेडेशन। यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क्स है उसे स्ट्रेंथन करने की बात की गई, क्योंकि लैंड डिग्रेडेशन को रोकने के लिए काफ़ी फ्रेमवर्क पहले से बनाए गए हैं, तो उन्हें स्ट्रेंथन करके हम इंप्लीमेंट करेंगे। G20 मेंबर स्टेट्स में जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है हम उसे रिवर्स करेंगे, मतलब उसे वापस से इंप्रूव करेंगे। अगला इनिशिएटिव था कोरल रीफ प्रोग्राम। ये एक इनोवेटिव एक्शन ओरिएंटेड इनिशिएटिव है कि मतलब अब हम एक्शन लेंगे तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी काम करेंगे ताकि जो कोरल रीफ का कंजर्वेशन है, रिस्टोरेशन है, एडाप्टेशन है, हम उसे इंश्योर कर सकें। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी प्रिपेयर किए जाएंगे जो कि एमिशन वगैरह को मैनेज करेंगे और क्लाइमेट चेंज एडाप्टेशन को क्लासीफाई करेंगे या इवेल्युएट करेंगे। यहाँ पर देखिए लैंड डिग्रेडेशन का क्या मतलब होता है। कोई भी लैंड का ऐसा टुकड़ा जिसकी बायोलॉजिकल या इकोनॉमिक प्रोडक्टिव कैपेसिटी में कोई कमी आती है, तो ऐसी स्थिति को लैंड डिग्रेडेशन कहा जाता है। कोरल्स जो होते हैं वो छोटे छोटे सॉफ्ट बॉडीड मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये कोई पौधा नहीं होता, ये जीव होते हैं। ठीक है, ये जो जीव होते हैं ये कुछ कॉलोनीज में रहते हैं, उन कॉलोनीज को ही रीफ कहा जाता है। और इनके ऊपर लाइमस्टोन का एक स्केलेटन होता है, एक कवर होता है, खोल होता है, जिस पर एल्गीज आ जाती हैं, जिसकी वजह से आपको ये कलरफुल दिखते हैं। इनका अपना कलर नहीं होता, ये एल्गी का कलर होता है। ठीक है, G20 एक इनफॉर्मल ग्रुप है 19 देशों का, और एक इसमें यूरोपियन यूनियन है, मतलब 20 थ्राइविंग इकोनॉमीज हैं। और इसमें IMF के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी होते हैं, वर्ल्ड बैंक के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं। 1999 में इसे फाउंड किया गया था। ये फोरम है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और इसीलिए इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है या मैनेजमेंट नहीं है। अब फोरम और ऑर्गेनाइजेशन में क्या अंतर होता है? देखिए फोरम जो होता है ये ऐसे लोगों का समूह होता है जिनके कॉमन इंटरेस्ट होते हैं,
और इसका जो मूल उद्देश्य होता है वो कॉमन इंटरेस्ट पर डिस्कशन करना होता है। फोरम का मतलब समझ गए। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन जो होता है इसका अपना एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप होता है और इनके पास डिफाइंड रोल्स एंड फंक्शंस होते हैं। एक तो इंस्टीट्यूशनल सेटअप होता है और दूसरा डिफाइंड रोल होता है और फंक्शंस होते हैं। तो मतलब आपको समझ में आ गया अंतर क्या है? फोरम और ऑर्गेनाइजेशन में अंतर होता है। फोरम का कोई इंस्टीट्यूशनल सेटअप नहीं होता, वहां पर कॉमन इंटरेस्ट वाले लोग आते हैं, डिबेट एंड डिस्कशन करते हैं, जबकि ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप होता है और इस इंस्टीट्यूशनल सेटअप में डिफाइंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। इसीलिए इनका अपना परमानेंट सेक्रेटेरिएट और मैनेजमेंट भी होता है, जबकि फोरम के साथ ऐसा नहीं होता। G20 एक फोरम है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। G20 के जो मेंबर्स हैं उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके, यूएसए और EU। ये 20 हैं इसके मेंबर्स। आपको जो याद रखना है वो ये है कि चाइना इसमें है, रशिया इसमें है, यूएसए इसमें है और इंडिया इसमें है और पाकिस्तान इसमें नहीं है। तो ये बात आपको याद रखनी है। जो अगला आर्टिकल है वो सोलर साइकिल 25 के बारे में है। हाल ही में नासा के साइंटिस्ट ने और नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA के साइंटिस्ट ने एक प्रेडिक्शन अनाउंस किया है। उन्होंने कहा कि एक नई सोलर साइकिल शुरू हो गई है और इसे नाम दिया गया है सोलर साइकिल 25। उनका ऐसा मानना है कि अब ये सोलर साइकिल शुरू हो गई है। तो सोलर साइकिल क्या होती है पहले मैं आपको ये बता दूं। जो सन होता है उसका एरिया काफी एक्टिव होता है और सन के चारों ओर इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज्ड गैसेस होती हैं और ये जो इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज गैसेस होती हैं ये बनाती हैं सन का मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया? ये है सन का मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज्ड गैसेस सन का मैग्नेटिक फील्ड बनाती हैं। अब देखिए, सन का जो एरिया है वो सारा का सारा हमेशा एक्टिव नहीं रहता। कई सारी जगहों पर आपको जो सन का एरिया है वो थोड़ा इनएक्टिव दिखेगा। मतलब वो एरिया सन का कंपैरेटिवली आपको कूलर दिखेगा और कूलर दिखने की वजह से आपको वो हिस्सा काला दिखेगा। ये जो काला एरिया होता है, यानी कि जो ब्लैक स्पॉट आपको सन के ऊपर दिखते हैं, इन्हें ही सन स्पॉट कहा जाता है। सन स्पॉट क्या है? सन के ऊपर दिखने वाला ब्लैक स्पॉट यानी कि काला एरिया। ये काला एरिया किस वजह से बनता है? देखिए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है कुछ कुछ जगहों पर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो जिस जगह पे ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाता है उस जगह पे ये सन की एनर्जी को बाहर नहीं निकलने देता, बल्कि उसे अंदर ही रोक कर रखता है। तो जब वो सन की एनर्जी अंदर ही रह जाती है, बाहर नहीं निकल पाती, तो वो एरिया हमें ब्लैक दिखने लगता है। लेकिन ये जो सन की एनर्जी है जो अंदर दबी हुई है, जिसकी वजह से ये एरिया ब्लैक दिख रहा है और कंपैरेटिवली कूलर है आसपास के एरिया से, ये एनर्जी लगातार इस मैग्नेटिक फील्ड को कन्फ्रंट करती है और कई बार इस मैग्नेटिक फील्ड में एक ब्लो क्रिएट करती है और एक बहुत ह्यूज अमाउंट में एनर्जी निकल के आती है। ये जो सनस्पॉट का एरिया है ये 50,000 किलोमीटर का भी हो सकता है। तो ये जो एनर्जी निकल के आती है इस मैग्नेटिक फील्ड को काउंटर करते हुए, इसे ही हम सोलर फ्लेयर बोलते हैं। ठीक है, इसे हम सोलर फ्लेयर बोलते हैं। तो सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं इस तरीके से। ऐसी मान्यता है कि जो सनस्पॉट्स हैं ये बनते और बिगड़ते रहते हैं। मतलब, और ये जो बनते और बिगड़ते हैं इनकी अपनी एक साइकिल है जो 11 सालों में पूरी हो जाती है। मतलब सनस्पॉट्स बनने शुरू होते हैं, फिर ये कुछ बड़े बड़े सनस्पॉट बनते हैं और फिर ये छोटे छोटे बनकर खत्म हो जाते हैं। तो ये जो साइकिल शुरू होती है इसे कहा जाता है सोलर साइकिल और ये 11 सालों की होती है। जब ये सोलर साइकिल शुरू होती है तो जो स्पॉट्स होते हैं वो छोटे छोटे रहते हैं। तो इसे लीस्ट सनस्पॉट वाला जो समय होता है इसे सोलर मिनिमम कहा जाता है, जब सन के ऊपर हमें सनस्पॉट्स कम दिखते हैं। जब हम इस 11 साल के पीरियड के बीच में पहुंचते हैं, मतलब 5 साढ़े 5 साल का जब समय बीतता है, तो हमें मैक्सिमम लेवल पे सनस्पॉट्स दिखने लगते हैं। इसे सोलर मैक्सिमम कहा जाता है और बाद में इन सनस्पॉट्स की संख्या वापस से कम होने लगती है। साइंटिस्ट सोलर एक्टिविटी को ट्रैक कैसे करते हैं? ट्रैक करने के लिए ट्रैक क्यों करते हैं? क्योंकि इसका इफेक्ट सन के ऊपर भी पड़ता है। जो चार्ज पार्टिकल्स हैं जो कोरोनल मास इजेक्शन से आते हैं, मैं आपको बताता हूं कोरोनल मास इजेक्शन क्या होता है। सन का जो इंटरनल एरिया है उससे ज्यादा हीट वाला एरिया आपको उसका बाहरी एरिया मिलता है और उसे कहा जाता है कोरोना, सन का कोरोना। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि कोरोना नाम की हर चीज वायरस नहीं होती, बल्कि सन का भी एक कोरोना होता है और ये काफी हीट वाला होता है। तो जब हमने बात की थी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ सन की एनर्जी इंटरैक्ट करती है, फ्लक्चुएट करती है, तो एक ब्लो क्रिएट करती है और जब वो ब्लो बाहर निकलता है सोलर फ्लेयर्स के फॉर्म में, तो ये जो कोरोना की एनर्जी आपको ये व्हाइट कलर की सन के चारों ओर दिखाई गई है ये भी उसके साथ आती है। तो इसे कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है। मतलब कोरोना की जो एनर्जी है वो इकट्ठा होकर इजेक्ट हो जाती है, तो इसे कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है। मतलब कोरोना की एनर्जी सोलर फ्लेयर्स के साथ अर्थ की ओर आ जाती है और जब ये आती है और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट करती है तो इंटेंस लाइटनिंग क्रिएट होती है जिसे हम ऑरोरा बोलते हैं, जिसे नदर्न हेमिस्फीयर में ऑरोरा
बोरियोलिस और सदर्न हेमिस्फीयर में ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस कहा जाता है, जहां पर आपको आसमान कलरफुल दिखता है। ये पावर ग्रिड को इंटरवीन कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टेज क्रिएट कर सकता है और पावर को भी कट कर सकता है। साइंटिस्ट सोलर एक्टिविटी को कैसे ट्रैक करते हैं? वो सन स्पॉट्स को देखते रहते हैं और इनके जो डार्क ब्लॉचेस हैं उनको स्टडी किया जाता है। इसी की बेसिस पे सोलर एक्टिविटीज को स्टडी करने का प्रयास किया जाता है और इसकी साइकिल को ट्रैक करते हैं, ये किस प्रकार से बन और बिगड़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए सन स्पॉट वही है, सन का वो एरिया जो कंपैरेटिवली कूलर दिखता है। ये 50 किलोमीटर के डायमीटर का हो सकता है। और सोलर फ्लेयर्स हमने बात कर ली कि जो सोलर फ्लेयर्स एनर्जी के फॉर्म में निकलती हैं। जो अगला आर्टिकल है वो मोर्फोलॉजिकल फेनोटाइपिक प्लास्टिसिटी इन कलिंगा फ्रॉग के बारे में है। हाल ही में जो इंडियन साइंटिस्ट हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पुणे के, उन्होंने जो कलिंगा क्रिकेट फ्रॉग है उसमें मॉर्फोलॉजिकल फेनोटाइपिक प्लास्टिसिटी को डिस्कवर किया है। अभी मॉर्फोलॉजिकल फेनोटाइपिक प्लास्टिसिटी क्या है? मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है जो बॉडी का स्ट्रक्चर है। देखिए मॉर्फोलॉजी का मतलब ये होता है फिजिकल फीचर में चेंज। फेनोटाइपिक का मतलब क्या होता है? फेनोटाइपिक का मतलब होता है कि जो ऑब्जर्वेबल फीचर होता है, जब आप किसी एनिमल को देखते हैं या जीव को देखते हैं तो उसका अपीयरेंस, उसका कलर, बिहेवियर, इसे उसका फेनोटाइप बोला जाता है। तो जो फिजिकल बिहेवियर है उसमें जो चेंजेस हैं उसे ही मॉर्फोलॉजिकल फेनोटाइपिक प्लास्टिसिटी कहा जाता है। ये एटमॉस्फेयर के साथ साथ चेंज होता रहता है। तो ये जो फीचर है ये हमने कलिंगा क्रिकेट फ्रॉग में ऑब्जर्व किया। ये है न्यूज़। ये जो कलिंगा क्रिकेट फ्रॉग है इसे 2018 में आइडेंटिफाई किया गया था। इसकी डिस्कवरी 2018 में हुई थी। इसके अंदर ये फीचर अभी हमने आइडेंटिफाई किया है, इस जीव को अभी आइडेंटिफाई नहीं किया है, ये तो 2018 में आइडेंटिफाई हो गया था। हमें शुरू में लगा था कि ये एंडेमिक है ईस्टर्न घाट का, मतलब सिर्फ वहीं पाया जाता है, लेकिन बाद में हमें सेंट्रल वेस्टर्न घाट में भी मिल गया तो पता चल गया कि ये वहाँ का एंडेमिक नहीं है, हालांकि फीचर्स डिफरेंट मिले हैं अलग अलग जगहों पे। जो अगला आर्टिकल है वो कोसी रेल महासेतु के बारे में है। इसे प्राइम मिनिस्टर ने अभी इनॉग्रेट किया है, डेडिकेट करते हुए नेशन को 18 सितंबर को। ये 1.9 किलोमीटर लॉन्ग रेल ब्रिज है जो कि निर्माली को भाप्तियाही से जोड़ेगा। देखिए शुरू में वहाँ पर 1887 में रेल लिंक बनाया गया था, लेकिन हैवी फ्लड्स और अर्थक्वेक की वजह से वो बेकार हो गया, खत्म हो गया। इसके बाद इस प्रोजेक्ट को 2003-04 में रीलॉन्च किया गया और इसकी रीलॉन्चिंग का जो समय था वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में था और अभी ये जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट हो गया है और इनॉग्रेट कर दिया गया है ये मेगा ब्रिज। ठीक है, अब कुछ ट्रू फॉल्स आप देख लीजिए, आप इन स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए, बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है बिकॉज इसे 2009 में स्टैब्लिश किया गया था, 2015 में नहीं। G20 का कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है तो ये भी गलत है। और तीसरा ये तो करेक्ट है, ये एंडेमिक नहीं है बल्कि ये आपको ईस्टर्न घाट और सेंट्रल वेस्टर्न घाट दोनों ही जगहों पर मिल जाता है, तो ये भी गलत है। देखिए कई सारे स्टूडेंट्स हमसे मेल करके ये पूछते हैं कि वो इसका PDF कहाँ से पा सकते हैं। तो इसके मतलब इस प्रिलिम बूस्टर के या एडिटोरियल के PDF को अवेल करने के लिए आपको ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप उस टेलीग्राम चैनल पे जाके इसकी जो PDF है वो अवेल कर सकते हैं। इस सेशन में यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।